एक तरफ शातिर क्यूटी, दूसरी तरफ फुल एटीट्यूड वाली बॉम्बशेल और बीच में इनोसेंट सी फेरी बॉस। इन वाइफूज के ट्रैप से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सीन सेट है, अपना हीरो ये लान एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जी रहा था, पर किस्मत ने मारा ऐसा ग्लिच कि उसको मिल गई एक ओपी एबिलिटी, स्पिरिट पोजेशन। बस फिर क्या, लाइफ हो गई फुल 180 डिग्री फ्लिप। अब बंदा निकल पड़ा है एक स्पूकी एडवेंचर पे। मिशन सिंपल है, सारी हॉटीज की सोल्स को सेव करना और अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी फ्लेक्स करना। गेट रेडी, क्योंकि ये घोस्टली एडवेंचर अब होने वाला है नेक्स्ट लेवल। कहानी की शुरुआत। रात का वक्त है, आसमान में एक लाल चांद चमक रहा है, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवाएं जो माहौल को और भी डरावना बना रही है। न्यूमेरोस डॉस हाई स्कूल के हॉस्टल के एक कमरे से खांसने की आवाज आती है। अंदर एक लड़का बिस्तर कर पड़ा है, बुखार से तपता हुआ, कंबल में लिपटा, लेकिन कांपना रुक नहीं रहा। सिर दर्द से फटा जा रहा है और उसे लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो हालत बिगड़ जाएगी। अचानक खिड़की के पास आहट होती है, पर्दे हिलते हैं, लाइट टिमटिमाती है और उसे एक काला साया दिखता है। तेज हवा से पर्दा हटता है, सामने दो लाल चमकती आंखें। लड़का डर से जम जाता है। बीमारी से कमजोर लड़का अब उस रहस्यमयी साये को देख रहा है। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और उसकी मौजूदगी एक गहरे खतरे का संकेत देती है। कमरे के सन्नाटे में लड़का बुरी तरह डरा हुआ है। उसे हॉस्टल की पुरानी अफवाहें याद आती हैं। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद इस जर्जर इमारत में सफेद लिबास वाली औरत घूमती है। डर बढ़ता है और यादें उसे और भी डरावने सच की तरफ ले जाती है। उसे याद आता है कि इसी हॉस्टल में दो स्टूडेंट्स ने फांसी लगाई थी, पर कहा जाता था कि उन पे किसी बुरी आत्मा का साया था। अचानक उसकी आंखों के सामने उन लटकते हुए शरीरों की धुंधली तस्वीर उभरती है और उनके बीच खड़ी वही डरावनी औरत। घबराहट में वो सिर पकड़ लेता है, सोचता है काश छुट्टियों में घर चला गया होता। अब पूरे हॉस्टल में अकेला है, बुखार जानलेवा हो रहा है और डर से दिमाग काम करना बंद कर रहा है। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये तो मन का वहम है, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती चल रही है। कमजोरी के बावजूद वो चप्पल पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। गलियारे की मध्यम रोशनी में उसके कदम डगमगाते हैं और अचानक वो ठंडी जमीन पर गिर पड़ता है। बेहोशी में सोचता है क्या आज इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी गलियारे की लाइट्स टिमटिमाने लगती है, फुटस्टेप सुनाई देती है। लड़का आंखें खोलता है, सामने फटा हुआ गंदा लिबास लहरा रहा है। ऊपर देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसके सामने वही भयानक रूह खड़ी है, बिखरे बाल, हालांकि हवा में तैरता हुआ साया, और वो खौफनाक आवाज पूछती है, क्या तुमने मेरी रस्सी देखी है? उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही है कि वो किस हद तक डरा हुआ है। कांपती आवाज में वो पूछता है, क्या वाकई यहाँ कोई भूत है? हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं। क्या ये भूत उसे मारने आया है या उसके शरीर पर कब्जा करने? तभी एक शब्द उसके दिमाग में गूंजता है, पोजेस, और उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। डर की जगह अब आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और पागलपन दिखने लगता है। वो सोचता है अगर भूत उसकी बॉडी पोजेस करे तो शायद वो उसे उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाए। मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो भूत का ही इस्तेमाल करने का प्लान बना लेता है। बिना वक्त गंवाए लड़का हवा में हाथ मारता है और भूत को पकड़ लेता है। गिड़गिड़ाते हुए वो चीखता है, बॉस जल्दी मेरी बॉडी पोजेस कर लो, प्लीज मेरी बॉडी ले लो। कैमरा जूम करता है उस भूतनी पर, लंबे सिल्वर बाल, लाल चमकती आंखें। लेकिन वो हैरान है, उसने हमेशा इंसानों को डरते और भागते देखा था, पर किसी ने खुद पोजेशन मांगी हो ये पहली बार था। वो एक पल के लिए चुप हो जाती है, समझ नहीं पाती रिएक्ट कैसे करे। डरावना माहौल वापस बनाने के लिए वो अपना गला साफ करती है और लड़के का ध्यान उस रस्सी की तरफ खींचती है जो लटक रही थी और जिससे उसने अपनी जान ली थी। पर लड़का उस रस्सी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, बस मेरी बॉडी में घुस जाओ। और वो पूरी ताकत से उस भूतनी की तरफ लपक पड़ता है। लड़का अचानक भूतनी को गले लगा लेता है। कांटेक्ट होते ही उसे एक सुकून देने वाली ठंडक महसूस होती है, जैसे एसी चालू हो गया हो। लड़का तो मजे में था, लेकिन भूतनी शर्म से लाल हो जाती है। भूत होने के बावजूद उसकी भी डिग्निटी थी। वो गुस्से और शर्म से चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, और लड़के को धकेलने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर लड़के के कपड़ों पर पड़ती है और ऑकवर्डनेस और बढ़ जाती है, क्योंकि लड़के ने ढंग से पैंट भी नहीं पहनी थी। शर्म के मारे भूतनी भाग पड़ती है। और यहाँ कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। आमतौर पर भूत इंसानों के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। लड़का जुनून में लाल आंखों के साथ एक ज़ॉम्बी की तरह भूतनी का पीछा करता है। भूतनी अपनी जान बचाकर भाग रही है और अब उसके चेहरे पर असल डर है, एक इंसान से डर। पीछे से लड़का हवा में छलांग लगाता है, मत भागो चिल्लाते हुए, और सीधा भूतनी पर झपटता है।
वो जुनून में उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन सीधा उसके आर पार निकल जाता है। एक तेज धड़कन गूंजती है। ये वो पल था जब दो अलग दुनियाओं का मिलन हुआ। एक अजीब सा स्पिरिचुअल रिएक्शन होता है, जैसे वक्त थम गया हो और दोनों की आत्माएं एक दूसरे में उलझ गई हो। सीन बदलता है। लड़का महसूस करता है जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि एक गहरे समुद्र में डूब रहा हो। चारों तरफ नीला अंधेरा, ऊपर हल्की रोशनी। फिर अचानक वो होश में आता है, पानी गायब और वो एक सुनसान कॉरिडोर में खड़ा है। कंफ्यूजन में वो अपने हाथों को देखता है। हाइट, नजारिया सब बदला हुआ। धीरे धीरे एक बड़े आईने की तरफ बढ़ पाया और जैसे ही सामने खड़ा होता है उसकी सांस अटक जाती है। आईने में वो खुद नहीं, वही भूतनी खड़ी थी। लंबे सिल्वर बाल, लाल चमकती आंखें, फटी हुई ब्लैक ड्रेस। सच ये था, लड़की की आत्मा भूतनी के शरीर में कैद हो चुकी थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता। आईने में अपनी वो डरावनी शक्ल देखकर वो चीख पड़ता है, भूत। आयरनी ये थी, एक भूत आईने में खुद को देखकर खुद से ही डर रहा था। उसकी नजर मिरर पर पड़ती है। वो बुरी तरह चौंक जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, भूत। शीशे में अपना चेहरा नहीं, बल्कि लंबे बालों, लाल आंखों वाली लड़की का चेहरा दिख रहा था, जो उतनी ही डरी हुई लग रही थी जितना हमारा हीरो महसूस कर रहा था। पर अगले ही पल घबराहट कम होती है और दिमाग चलना शुरू करता है। वो मिरर के सामने रुककर सोचता है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। वो हाथ मिरर पर रखता है और लॉजिकली एनालाइज करता है। अगर भूत उसे पोजेस करता तो चेहरा उसका होता, बस एक्सप्रेशंस बदलते। लेकिन यहाँ तो उल्टा था। शीशे में भूतनी का चेहरा और तो साफ था, लड़के ने गलती से भूतनी के शरीर पर कब्जा कर लिया। वो हैरान रह जाता है। रूल के हिसाब से तो भूत इंसान को कंट्रोल करते हैं और मैं भूत को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। कंफ्यूजन के साथ थोड़ी मस्ती भी आ जाती है। वो भूतनी के शरीर के अंदर से ही उसकी आत्मा से बात करने लगता है। मिरर में देखते हुए मजाक में कहता है, मैडम आपने मेरे शरीर पर कब्जा किया था ना, अब बोल क्यों नहीं रहे, शर्म आ रही है क्या। वो भरोसा दिलाता है, डरो मत, मैं बहुत शरीक हूँ, आप नीचे आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। तभी फिजिक्स अपना काम करती है। एक झटके के साथ उसकी आत्मा भूतनी के शरीर से फिसलकर बाहर निकल जाती है। थर्ड, वो जमीन पर गिरता है जैसे सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। अपने असली शरीर में लौटकर उसे एक और प्रॉब्लम याद आती है, तेज बुखार। सर घूमने लगता है, आंखों के सामने तारे नचने लगते हैं। हॉस्पिटल जाना इम्पॉसिबल लगता है। तभी उसकी नजर भूतनी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, मैडम प्लीज एक बार फिर से मेरी बॉडी पोजेस कर लो। इंसान भूत से भीख मांग रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि भूत की शक्तियों से हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन भूतनी को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो जाने लगती है। पर हीरो जिद्दी था, सीधा उस पर झपटता है और कस के पकड़ लेता है। कांटेक्ट होते ही माहौल बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, गहरे नीले समुद्र जैसे विजुअल्स। हीरो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और फिर लाल आंखें वापस खुलती हैं। सुपरनैचुरल ग्लो लौट आता है। मिशन सक्सेसफुल। अब वो हॉस्टल की सीढ़ियों से हवा में तैरता हुआ नीचे उतर रहा था। उसे महसूस होता है भूत बनने के फायदे अलग ही लेवल के हैं। दीवारों के आर पार जाना, हवा में उड़ना, वीआईपी ट्रीटमेंट। रास्ते में वो कांच की दीवार के पास सीधा निकल जाता है। ये पावर उसे बहुत पसंद आती है। वो डिसाइड करता है कि बाद में भूतनी के साथ कोई डील करेगा। तभी पार्क से एक औरत की आवाज आती है, नहीं ऐसा मत करो। हीरो छुप कर देखता है और जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मिनी मार्ट की ओनर जमीन पर थी और उसके ऊपर स्कूल का प्रिंसिपल। हीरो तुरंत रिकॉर्ड करना शुरू करता है, लेकिन पीछे से एक भारी हाथ उसे पकड़ लेता है। हे! हीरो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है और सामने आता है असली खतरा। एक मोटा डरावना भूत जिसके सर में क्लीवर धंसा हुआ था और आसपास नीली आत्माओं की आग जल रही थी। बचने के लिए हीरो आंखें बंद करके एक पंच मारता है। धड़ाम! क्लीवर गोस्ट रॉकेट की तरह दूर जा गिरता है। हीरो खुद शॉक में था। शोर सुनकर प्रिंसिपल अलर्ट हो जाता है। हीरो झाड़ियों से बाहर निकलता है भूतनी के रूप में और झूठ बोलता है कि उसने भूत भगा दिया। मिनीमार्ट वाली औरत भूत देखकर बेहोश हो जाती है और तब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रिंसिपल उस भूतनी को देखते ही काम जाता है, पसीने छूट जाते हैं। हकलाकर बस एक नाम बोल पाता है, यो क्या मैं। रेड मून बैकग्राउंड में चमक रहा था और हमारा हीरो जो भूतनी के अंदर था प्रिंसिपल को खतरनाक नजरों से घूर रहा था। सीन का माहौल एकदम बदल जाता है। प्रिंसिपल जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था घुटनों पर गिर पड़ता है। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। वो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, मुझे जाने दो, मैं मानता हूं मैंने गलती की है, मुझे पछतावा हो रहा है। तभी एक अजीब चीज होती है। जियाओमिन की आत्मा पूरी तरह गुस्से में प्रिंसिपल के सामने आ जाती है। उसका रूप बेहद डरावना, लाल रोशनी से चमकती आंखें, भरी आवाज में वो कहती है, मेरी बेवजह और दर्दनाक मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हीरो की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। वो घबरा जाता है, क्या भूतनी ने मेरे बॉडी पोजेस कर ली है। तभी हवा में जोर जोर से थप्पड़ों की आवाज गूंजती है। थड थड। प्रिंसिपल के गालों पर बिना किसी के हाथ लगाए तमाचे पड़ने लगते हैं। वो समझ जाता है कंट्रोल उसने नहीं खोया, आत्मा खुद प्रिंसिपल को सजा दे रही है। दर्द और डर के मारे प्रिंसिपल सच गल देता है।
वो कहता है, मेरा इरादा जियामिन को खुदकुशी के लिए मजबूर करना नहीं था, मैं सिर्फ स्कूल की बदनामी दबाना चाहता था। जुर्म करने वाले लड़के ताकतवर परिवारों से थे और मैं अपनी प्रमोशन के चक्कर में विक्टिम को ही धमका बैठा। ये बातें सुनकर जियामिन की आत्मा और भड़क जाती है। वो प्रिंसिपल को याद दिलाती है, तुम प्रिंसिपल होते हुए भी अपराधियों का साथ दिए और एक टूटी हुई लड़की को पूरी तरह तोड़ दिया। असली कातिल वो लड़के नहीं, तुम हो। प्रिंसिपल पूरी तरह टूट जाता है। वो भीख मांगता है, अपने परिवार का वास्ता देता है, खुद को जानवर और कमीना तक कह देता है। ये सब देखकर हीरो गहरी सोच में पड़ जाता है। एक तरफ उसे लगता है कि प्रिंसिपल मरने लायक है, लेकिन दूसरी तरफ मिनीमार्ट वाली लड़की की चिंता उसे खाए जाती है। अगर प्रिंसिपल यही मरा तो पुलिस केस होगा और बेगुनाह लड़की का नाम घसीटा जाएगा। हीरो आत्मा को समझाता है, मौत प्रिंसिपल के लिए आसान सजा होगी, बेहतर होगा उसे जिंदा छोड़कर पुलिस स्टेशन भेजा जाए ताकि वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल करे और जियामिन का नाम साफ हो। आत्मा इस बात से सहमत हो जाती है और प्रिंसिपल को आखिरी मौका देती है, लेकिन प्रिंसिपल अपनी जान से ज्यादा अपनी रेप्यूटेशन की फिक्र करता है। मन ही मन वो सच न बोलने का फैसला कर लेता है। उसकी जिद देखकर आत्मा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हवा में लटकती रस्सी पकड़ लेती है और पल भर में वो रस्सी प्रिंसिपल के गले में कस जाती है। प्रिंसिपल हवा में लटकने लगता है, गला घुट रहा होता है और वो दर्द से चिल्लाता है। हीरो बीच में रोकता है। आत्मा आखिरी बार प्रिंसिपल को छोड़ देती है, लेकिन साफ चेतावनी के साथ, अगर पुलिस के हवाले खुद को नहीं किया तो मौत पक्की है। प्रिंसिपल जान बचाकर भाग जाता है और पुलिस स्टेशन जाने का वादा करता है। इसके बाद हीरो को एक शॉकिंग बात पता चलती है। आत्मा उसे मास्टर कह रही है। सच का खुलासा होता है, असल में हीरो ने आत्मा के शरीर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए वो पहले बोल भी नहीं पा रही थी। ये लॉजिक सुनकर हीरो के होश उड़ जाते हैं। डर और कंफ्यूजन में वो सोचता है, क्या मैंने सच में एक भूत की बॉडी पर कब्जा कर लिया है? दोस्तों, अब सीन में भागम भाग शुरू हो जाती है। डरपोक प्रिंसिपल अंधेरे का फायदा उठाकर गेट की तरफ दौड़ लगाता है। काउस लेडी बाज की तरह तेज आंखों वाली तुरंत अपने मास्टर को अलर्ट करती है, शिकार भाग रहा है। हीरो सिचुएशन कंट्रोल में रखता है और ऑर्डर देता है, उसका पीछा करो, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। जमीन पर मिनी मार्ट वाली लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। काउस लेडी याद दिलाती है, मास्टर, अगर हम इसे यहां छोड़ गए तो चॉपरहर्ट घोस्ट आकर इसकी जान ले सकता है। हीरो परेशान हो जाता है, प्रिंसिपल को पकड़ना भी जरूरी है और लड़की को बचाना भी। काउस लेडी सोल्यूशन देती है, मैं इस लड़की को साथ ले चलती हूँ, मसीह दिक्कत है, उठाते वक्त थोड़ा रफ होगा। हीरो तुरंत हाँ कर देता है। अगला पल सिनेमैटिक है। आत्मा और लड़की को पकड़कर एक गुड़िया की तरह हवा में उठा लेती है, लेकिन हीरो का ध्यान मिशन से हट जाता है। उसकी आंखें लड़की की फिगर पर टिक जाती हैं। मन ही मन सोचता है, मिनी मार्ट बेल की बॉडी तो कमाल की है। सीरियस सिचुएशन में भी लड़के का फोकस सह गया। उधर प्रिंसिपल पिलर के पीछे सांसें फुला रहा है। हफ हफ, उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन भूत से भागना नामुमकिन है। नीली आत्मा उसके पीछे खड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी कोच लेडी शरारत करती है, धीरे से उसके कान में ठंडी हवा फूंक देती है। फू, सोचिए, सुनसान रात, डर का माहौल और अचानक कान में ठंडी हवा। प्रिंसिपल चीख पड़ता है, हाँ! उसकी आंखें बाहर आ जाती है और वो रॉकेट की रफ्तार से दोबारा भागना शुरू कर देता है। छत पर खड़ा हमारा हीरो नीचे का नजारा देख रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। वो खुद से ही कहता है, नॉवेल्स में लिखा था, बिल्कुल सच निकला। किसी को डराने का ये तरीका बेस्ट है। वो किसी बड़े प्लान को अंजाम दे रहा है। नीचे का नजारा और भी डरावना है। खूनी लाल चंद, रेड मून चमक रहा है और बिल्डिंग के आसपास के पेड़ पौधों में हलचल हो रही है, जैसे कोई वहां छुपा हो। कैमरा शिफ्ट होता है सड़क की तरफ। गांजा आदमी जो पहले अकड़ रहा था अब बुरी तरह हाँफ रहा है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। उसके पीछे एक वाया श्याओमिन खड़ी है और साथ में उड़ती हुई नीले बालों वाली गोस्ट गर्ल। लेकिन रास्ता अब साफ नहीं है। अचानक सामने एक बड़ा मस्कुलर ज़ॉम्बी आ जाता है। नीला शरीर, गले में सोने की चेन और गुस्से में चिल्लाता है, वही रुक जाओ। गोस्ट गर्ल हैरानी से देखती है। सामने खड़े दुश्मन वाकई खतरनाक लग रहे हैं। एक बड़ा ज़ॉम्बी जिसके माथे पर तीसरी आंख का निशान है और दूसरी तरफ छोटा ज़ॉम्बी जिसके सर में क्लीवर घुसा हुआ है। बड़ा ज़ॉम्बो गुस्से में आग बबूला होकर क्वाया श्याओमिन को घूरता है। वो आरोप लगाता है, तुमने मेरे खास आदमी सी की पिटाई की है, अब तुमने हद पार कर दी है। महेर टेंस हो जाता है। ज़ॉम्बी धमकी देता है, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि सबको पता चले कि असली बॉस कौन है। दूसरी तरफ गोस्ट गर्ल भी तैयार है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। बिना वक्त गवाए बड़ा ज़ॉम्बी अपना मुक्का हवा में उठाता है। स्वूश, धूल उड़ती है। गोस्ट गर्ल तुरंत ख्वाया श्याओमिन के आगे आ जाती है और फिर टैंग, एक भयानक टक्कर की आवाज गूंजती है। धूल के गुबार में लड़की के लंबे बाल तूफान की तरह उड़ते हैं, लेकिन वो एक इंच भी नहीं हिलती।
गोस्ट गर्ल चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रहती है। कैमरा जूम करता है ज़ॉम्बी के चेहरे पर, जो चेहरा अभी तक गुस्से और घमंड से भरा था, अब सिर्फ खौफ में बदल गया है। उसकी तीसरी आंख फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ढोल हटती है, सच सामने आता है। गोस्ट गर्ल ने उसके भारी मुक्के को अपने छोटे से हाथ से आसानी से रोक लिया है। स्पार्क्स निकल रहे हैं। लड़की शांत है, आंखों में डिसअपॉइंटमेंट। ये तो आधा भी ताकतवर नहीं निकला। और फिर काउंटर अटैक। स्लैप! एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजती है। स्लो मोशन में ज़ॉम्बी का चेहरा एयर घूम जाता है। उसकी आंखें और जबड़ा हिल जाता है। बॉस जो खुद को सड़क का राजा समझ रहा था, अब हवा में उड़ रहा है। चिल्लाता हुआ सीधा खूनी लाल चांद की तरफ जाता है। गोस्ट गर्ल अपनी इंसान दोस्त को बचाते हुए जोर से चिल्लाती है, दफा हो जाओ यहां से। साइड में खड़ा छोटा ज़ॉम्बी क्लीवर सर में घुसा हुआ बुरी तरह घबरा जाता है। उसका बॉस उड़ गया, अब उसका क्या होगा? गोस्ट गर्ल अपनी गर्दन घुमाती है, आंखों में शैतानी चमक और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उस छोटे ज़ॉम्बी की तरफ देखती है। टैन! एक पावरफुल अपकड़ और वो भी हवा में उड़ जाता है। हीरो ये सब देखकर सोचता है कि इस लड़की की स्माइल कितनी डरावनी है। दुश्मनों का सफाया होने के बाद गोस्ट गर्ल नॉर्मल हो जाती है। वो अपने मास्टर की तारीफ करती है। हीरो शर्माता है और कहता है ये मॉन्स्टर्स एक्चुअली कमजोर थे। लेकिन फिर वो सीरियस हो जाता है। वो बड़ा ज़ॉम्बी कोई आम आत्मा नहीं था, वो एक घूल था जिसका पावर स्पिरिट मोनार्क के बराबर है। अगर उसका एक पंच मुझे लग जाता तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। यहाँ कहानी में गहरा मोड़ आता है। हीरो समझाता है मौत के बाद हर कोई तुरंत रिकार्नेशन के लिए नहीं जाता, कुछ आत्माओं को लेने के लिए अलग दूत आते हैं। स्वर्ग और नरक की कहानियां शायद झूठी है। गोस्ट गर्ल हैरानी से पूछती है मुझे और आत्माएं क्यों नहीं दिखती? हीरो समझाता है इंसान और आत्माओं के बीच एक दीवार होती है। सिर्फ वही आत्माएं कांटेक्ट करती हैं जिनके मन में शिकायतें या अधूरी ख्वाहिशें होती है। हीरो पूछता है अगर प्रिंसिपल पुलिस के हवाले हो जाए तो तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी? गोस्ट गर्ल शर्माते हुए मुस्कुराती है, हाँ, बिना बोझ के मैं आजाद हो जाऊंगी। हीरो जोश में ऑर्डर देता है चलो जल्दी उस प्रिंसिपल को पकड़ते हैं। और अगले ही पल वो तेजी से शहर की रोशनी की तरफ निकल पड़ते हैं। गोस्ट गर्ल अपनी इंसान दोस्त को बाहों में उठाए हुए है और हीरो उनके साथ उड़ रहा है। रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन पुलिस स्टेशन की लाइट्स अभी भी जल रही हैं। ये वही जगह है जहां लोग सुरक्षा के लिए आते हैं। लेकिन आज यहां कुछ ऐसा होने वाला है जो साइंस और लॉजिक से परे है। स्टेशन के बाहर एक बुजुर्ग आदमी प्रिंसिपल ल्यू घिसटते हुए अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा है। पसीने से तरबतर वो पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहे हैं, बचाओ, मेरी मदद करो। दो ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। एक ऑफिसर हैरानी से कहता है, अरे क्या ये प्रिंसिपल ल्यू नहीं है? एक स्कूल प्रिंसिपल को इस हालत में देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। प्रिंसिपल ल्यू लड़खड़ाते हुए सीधे एक ऑफिसर के पास पहुंचते हैं और डर के मारे उसके पैर पकड़ लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा गिड़गिड़ा रहा हो। उनकी आंखें फटी की फटी है। ऑफिसर, यहाँ भूत है, मुझे बचाओ। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पाता। वो शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है, प्रिंसिपल ल्यू कहाँ है भूत? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन प्रिंसिपल ल्यू दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ही ऑफिसर्स बाहर देखते हैं, प्रिंसिपल चीख पड़ते हैं, आ! दरवाजे के बाहर एक लंबे बालों वाली आत्मा तैरती हुई खड़ी थी। उसकी आंखें सीधा उन्हें घूर रही थी। प्रिंसिपल के लिए यह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। स्टेशन के बाहर सच में एक नीले बालों वाली घोस्ट खड़ी है, फटे हुए कपड़ों में। लेकिन असली खेल कुछ और था। उस भूत के पीछे खड़ा था हमारा प्रोटैगनिस्ट, वो लड़का जो इस आत्मा को कंट्रोल कर रहा था। अंदर प्रिंसिपल ल्यू अभी भी ऑफिसर के पैरों से लिपटे हुए रोते जा रहे हैं। ऑफिसर, भूत बिल्कुल दरवाजे के बाहर है। लेकिन ऑफिसर्स को सिर्फ शांत रात और बिल्डिंग दिख रही थी, क्योंकि जैसे घोस्ट गर्ल ने कहा था, वो उनके लिए इनविजिबल थी। पुलिस ऑफिसर्स और प्रिंसिपल ल्यू को शक की नजरों से देखने लगते हैं। एक ऑफिसर इरिटेशन के साथ पूछता है, कहाँ है वो भूत जिसके बारे में आप कह रहे हैं? दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्रिंसिपल से पूछते हैं, प्रिंसिपल ल्यू, क्या आप कोई दवाई ले रहे हैं या आपने कुछ नशा किया है? प्रिंसिपल ल्यू जमीन पर पड़े हुए थे। ऑफिसर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि उनका दिमाग हिल गया है। एक ऑफिसर आगे बढ़ता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वो समझाता है, प्रिंसिपल ल्यू, ये पुलिस स्टेशन है, इंसाफ का मंदिर। यहाँ यांग एनर्जी इतनी तेज है कि कोई भी भूत अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही थी। स्टेशन के बाहर वो नीले बालों वाली आत्मा अपने मास्टर के साथ खड़ी थी। पहले तो वो हिचकिचाती है और कहती है, पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर हम कभी नहीं आ सकते क्योंकि वहां का ऑरा हमारे लिए खतरनाक होता है। पर यहाँ ट्विस्ट था। वो बताती है, जब से आप मेरे शरीर में एंटर हुए हो तब से मुझे जस्टिस ऑरा का डर ही नहीं लगता। अब मैं किसी भी नियम को तोड़कर अंदर जा सकती हूँ। हीरो शर्मा जाता है और घबरा कर कहता है, मेरे शरीर में घुसने जैसी बातें मत करो, सुनने में अजीब लगता है। मैं एक शरीफ लड़का हूं, मेरी इमेज खराब मत करो। फिलोसॉफिकल मूड में वो पूछता है, अब हम जो बन गए हैं, क्या हम इंसान हैं या भूत? आत्मा शांत जवाब देती है, मास्टर, अब हम ना इंसान हैं ना भूत, हम दोनों के बीच की एक नई ताकत बन चुके हैं। हीरो सोचता है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो ऑर्डर देता है, चलो अंदर चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं।
अगला पल सिनेमैटिक है। गोस्ट गर्ल हवा में उड़ती है स्विश और सीधा पुलिस स्टेशन की दीवारों के आर पार चली जाती है। अंदर प्रिंसिपल लियू अभी भी ऑफिसर्स के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस आत्मा पर पड़ती है, वो चीख पड़ते हैं, देखो वो अंदर आ गई, बचाओ मुझे। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ नहीं दिख रहा था। एक ऑफिसर इरिटेट होकर कहता है, प्रिंसिपल लियू मुझे छोड़िए, मुझे वहां कुछ नहीं दिख रहा। कभी गोस्ट गर्ल इनविजिबल होकर प्रिंसिपल के पास पहुंचती है। उसके लंबे बाल प्रिंसिपल का गला घोंटने लगते हैं। प्रिंसिपल तड़पने लगते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गोस्ट गर्ल कान में फुसफुसाती है, प्रिंसिपल झूठ बोलना कैरेक्टर की कमी होती है, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। मौत को करीब देखकर प्रिंसिपल लियू टूट जाते हैं। वो जमीन पर गिरते हुए चिल्लाते हैं, मैं बोलूंगा, मैं सब सच बताऊंगा। डर के मारे वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। पुलिस ऑफिस गंभीर हो जाते हैं और तुरंत अपने कैप्टन को बुलाने का ऑर्डर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। स्टेशन के बाहर रात का सन्नाटा। हीरो और गोस्ट गर्ल मिनीमार्ट बेल को लेकर वहां से निकल चुके हैं। हीरो खुश होता है, प्रिंसिपल की इज्जत खत्म हो गई, और सबसे बड़ी बात, उस बेकसूर लड़की का नाम साफ हो गया। वो लड़की को सुरक्षित जगह पर छोड़ते हुए बच्चों की तरह खुश होता है। आज की रात कितनी रोमांचक थी, मैंने भूत को पकड़ा, प्रिंसिपल को एक्सपोज किया, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। तभी एक झटके के साथ गोस्ट गर्ल उसके शरीर से अलग हो जाती है। हीरो की ताकत खत्म हो जाती है। बुखार और थकान उसे दोबारा दिखने लगती है। लेकिन क्वाओक श्यामन की आत्मा उसके सामने झुकती है। वो दिल से शुक्रिया अदा करती है, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने आज किया। फ्यूचर में जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। हीरो मजाक में कहता है, अच्छा अगर तुम्हारी भाषा अच्छी है तो मुझे पढ़ाई में मदद कर देना, मेरे मार्क्स बहुत खराब आते हैं। और फिर वो रुक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने अब वो डरावनी भूतनी नहीं थी। क्वाओक श्याओमिन एक खूबसूरत चमकती हुई परी बन चुकी थी। उसके चेहरे तो शांति थी और वो हवा में तैरते हुए मुस्कुरा रही थी। हीरो दंग रह गया। क्या श्याओमिन अब खुशी से झूम रही थी। उसकी सारी पुरानी शिकायतें और दर्द सब गायब हो चुके थे। वो प्राउडली बताती है, मैं फाइनली अपनी असली रूप में वापस आ गई हूं। उसकी चमक और शांति उसे एक परी जैसी बना देती है। नीचे खड़ा हमारा ग्लू बालों वाला हीरो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है। सीन थोड़ा इमोशनल और फनी हो जाता है। बैकग्राउंड में फूल खिलने लगते हैं, माहौल पॉजिटिव हो जाता है। क्याओ ग्रैटिट्यूड के साथ अपने मास्टर के करीब आती है और दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगर आपने मदद नहीं करी होती तो मैं अभी भी उस बदसूरत रूप में हॉस्टल के आसपास भटक रही होती। ये सुनकर लड़के के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। एक तरफ वो लड़की की खूबसूरती देखकर पिघल रहा है और दूसरी तरफ बॉयज हॉस्टल वाली बात सुनकर ऑकवर्ड फील करता है। अपनी शर्म छुपाने के लिए वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। बैकग्राउंड में स्ट्रॉबेरीज दिखाई देती हैं। रोमांटिक और स्वीट मूड बन जाता है। हीरो सोचता है जब वो इतनी सुंदर है तो कोई ना कोई उस पर नजर जरूर डालेगा, पर मैं उसका प्रोटेक्टर हूँ और शायद कुछ और भी। उसकी दिमाग में फैंटेसी चलती है। वो नॉवेल्स याद करता है, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, और अपने इमेजिनेशन में दोनों एक रोमांटिक थीम में खो जाते हैं। हीरो खुश होकर सोचता है इसके बाद क्या होगा, और एक शैतानी है हंसी के साथ अपने ख्याली पुलाव में डूब जाता है। तभी लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है और फिक्र से कहती है, मास्टर अब थोड़ा आराम कर लो। और एक दिल धड़काने वाला मोमेंट होता है। साउंड इफेक्ट के साथ एक पिंक हार्ट। उसने मास्टर को बड़े दुलार से किस किया, लेकिन रोमांटिक माहौल अगले ही सेकंड टूट जाता है। हीरो भी शर्मा ही रहा होता है कि लड़की एक बॉम्ब खोलती है, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। यह सुनते ही मास्टर के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। बैकग्राउंड में दिल टूटने का साउंड और विजुअल्स दिखाई देते हैं। मास्टर शॉक में है, ये अचानक क्या हो गया। क्यों श्याओमिन का चेहरा उतरा हुआ है। वो समझाती है, मुझे एक समनिंग महसूस हो रही है, जैसे कोई शक्ति मुझे बुला रही हो। शायद मुझे इंसानी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। मास्टर घबराहट में कहता है, पर तुमने कहा था कि तुम्हें लेने कोई आएगा तभी जाओगी, क्या वो सब झूठ था। लड़की भी कंफ्यूज है, लेकिन कहती है ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, शायद तुम्हारी वजह से ही। तुमने मेरी ग्रीवेंसेस खत्म कर दी, इसलिए मैं बिना बुलाए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई। मास्टर अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मैं तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, एग्जाम्स तक की टेंशन नहीं संभालता, मैं इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकता हूँ। तभी लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर एक बड़ा रेड एक्सक्लेमेशन मार्क फ्लैश हुआ है। उसे महसूस होता है वो आ गया। आसमान से एक तेज सफेद रोशनी की बीम उतरती है। क्योंकि पैर जमीन छोड़ देते हैं, वो हवा में फ्लोट करने लगती है। मास्टर नीचे से हाथ बढ़ाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइन लाइट उसे ऊपर खींच रही होती है। सीन सिनेमैटिक हो जाता है। मास्टर इमोशनल है। लड़की चिल्लाती है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी, हम दोबारा मिलेंगे। और वो रोशनी में हम आ जाती है।
मास्टर अकेला खड़ा रह जाता है, आंखों में आंसू, चेहरे पर रिलीफ भी। वी सोचता है अच्छा हुआ उसकी तकलीफ खत्म हो गई। कैमरा जूम करता है क्यो के चेहरे पर। उसकी आंखों में शांति है, वो सरेंडर कर चुकी है। लेकिन ट्विस्ट, अचानक वो हवा में फ्रीज हो जाती है, मूवमेंट बंद हो जाता है। मास्टर कंफ्यूज, अरे ये लटक क्यों गई, लैग हो गया क्या? सीन इमोशनल से कॉमेडी में बदल जाता है। मास्टर नीचे से चिल्लाता है, क्यों शोमेन, तुम इतनी देर से हवा में क्यों लग गई हो? फ्लाइट डिले होगी क्या? ओमिर ग्रेविटी अपना काम करती है। क्यों शांत परी की तरह गिरना शुरू करती है, लेकिन स्पीड बढ़ जाती है। स्विश, एक बड़ा पैर सीधा हीरो के चेहरे की तरफ आता है। हीरो ऊपर देखता है और धट्टम, इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि हीरो हवा में पीछे उड़ जाता है। क्लोजअप में उसके नाक से खून का फवारा निकलता है। सीन दर्दनाक होने के साथ फनी भी है। एक इमोशनल गुड बाय कॉमेडी एक्शन में बदल गया। क्यों भी जमीन पर गिरने के बाद अपना सर पकड़ कर कराह रही है। उसे समझ नहीं आता कि भी इंसान के मुंह पर लाख कर गई है। धूल बैठती है, रात का सन्नाटा, चांद की रोशनी, और क्यों अब उठ के बैठ रही है। मासूमियत और कंफ्यूजन के साथ अपने मास्टर को ढूंढ रही है। सबसे फनी बात, वो अभी भी जमीन पर नहीं बल्कि बेचारे मास्टर की छाती पर बैठी है। नीचे दरा हुआ हीरो दर्द से करा रहा है, बेहोश होने की हालत में, और क्यों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो अपने मास्टर को ही कुचल कर उन्हीं पर बैठी है। यह रियूनियन इमोशनल तो नहीं पर हद से ज्यादा पेनफुल जरूर बन गया है। क्या अपने मास्टर के ऊपर गिरने के बाद तुरंत उसका हाथ पकड़ती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही है। घबराई हुई आवाज में वो पूछती है, मास्टर आप ठीक तो है ना? मुझे लगा मेरे जाने के बाद आपको कुछ हो गया होगा। लेकिन मास्टर का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। पसीने में भीगा हुआ, शौक से भरपूर, वो हैरानी से कहता है, तुम तो स्वर्ग जा रही थी ना, वहां से नीचे क्यों आ गई? एंट्री नहीं मिली क्या? आंखों में कंफ्यूजन है। मौत के बाद कोई वापस कैसे आ सकता है? क्या शर्मिंदा होकर अपने सर पर हाथ रखती है और मासूम सी मुस्कान के साथ सच बताती है, मैं स्वर्ग के रास्ते पर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे टोल टैक्स देने को कहा गया। पैसे न होने की वजह से मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया और वहां से भगा दिया, इसीलिए मुझे मजबूरन वापस धरती पर आना पड़ा। मास्टर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो गुस्से और शौक में चिल्लाता है, अरे दुनिया तो दुनिया, अब स्वर्ग जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा? ये कैसा नया रूल है? क्या वो शांत ढंग से समझाती है, इसमें हैरानी की क्या बात है? जैसे जिंदा रहते हुए प्लेन या ट्रेन में टिकट खरीदनी पड़ती है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए भी कोई टैक्स देना पड़ता है। ये तो कॉमन सेंस है। मास्टर अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो पूछता है, ये पैसे वसूल कौन करता है? क्या स्वर्ग में भी कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बैठी है? क्या थक चुकी है लेकिन जवाब देती है, नहीं, वहां कोई सरकारी मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है, क्वर्की कंपनी। ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि इसका जाल इंसानों की दुनिया, पाताल लोक और स्वर्ग तक फैला हुआ है। हर रास्ते पर इनका कब्जा है। बिना इनकी मर्जी और बिना टोल दिए कोई भी आत्मा आगे नहीं जा सकती। मास्टर का दिमाग घूम जाता है। क्वर्की कंपनी? भगवान के घर में बधंता चल रहा है। क्या बताती है, अगर कोई आत्मा टोल फीस नहीं देती तो उससे कहीं शांति नहीं मिलती। वो इंसानों की दुनिया में भटकती रहती है। या तो पैसे दो या हमेशा के लिए नरक जैसी जिंदगी झेलो। मास्टर पहले से ही बीमार था और अब ये स्वर्ग की पॉलिटिक्स सुनकर उसका सर और भारी हो जाता है। वो तंग आकर कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे अभी भी तेज बुखार है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। स्वर्ग और भूत की बातें बाद में होंगी, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है। लड़की मास्टर को हॉस्पिटल जाने नहीं देने वाली थी। जैसे ही मास्टर ने हॉस्पिटल की बात की, उसने तुरंत पैंतरा बदल दिया। उम्मीद भरी नजरों से, आंखों में तारे चमकते हुए, वो मास्टर को इनका पुराना वादा याद दिलाती है। आपने कहा था कि अब से आप मेरी निगरानी करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। पलट तो नहीं गए ना? एक प्यारी सी लड़की अगर इतने प्यार से देखे तो भला कौन पिघल नहीं चाहेगा? मास्टर का गुस्सा गायब हो जाता है। वो शर्म से लाल पड़ जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। और यहाँ मास्टर का असली रूप सामने आता है। वो जोश में हाँ बोलता है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन उसकी नाक पिनोकियो की तरह लंबी हो जाती है और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। मतलब साफ है, ऊपर से तो हाँ बोल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लड़की खुशी से फूली नहीं दमाती, हाथ जोड़कर मास्टर का शुक्रिया अदा करती है। आप मेरे मसीहा हो। उसके लिए तो अब स्वर्ग का खर्चा और टेंशन मास्टर के सर पर था। लेकिन मास्टर की हालत खराब थी। वो डरते डरते पूछता है, ये टोल टैक्स कितना है? लड़की मासूमियत से हंसती है, बस 50 मिलियन। ये सुनते ही मास्टर के ऊपर बिजली गिर जाती है। उसे लगता है पैसों का पहाड़ उसका टूट पड़ा है। वो आंखें फाड़ कर चिल्लाता है, 50 मिलियन? मैं तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना खर्चा चलाने के पैसे मुश्किल से मिलते हैं। लड़की उसे शांत करती है, घबराओ मत, हम ये पैसा कमा लेंगे। और अपनी बात साबित करने के लिए हवा में हाथ घुमाती है। चमकती हुई सुनहरी रस्सी प्रकट होती है। मास्टर सार्कास्टिक कमेंट मारता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सुसाइड कर लूं? बॉयज टॉयलेट में लटक जाऊं?
लड़की हंसती है, अरे नहीं, ये सुइसाइड के लिए नहीं, ये मेरा हथियार है। ये एक मैजिक वेपन है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते तो किसी मेंज को बेच दो, इसकी कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। मास्टर को लगता है लड़की पहले भोली की, अब बिजनेस वुमन बन गई है। तभी वो बताती है, ये रूप टेम्पोररी था, लाइट बीम की वजह से मुझे फिजिकल बॉडी मिली थी, लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है। देखते ही देखते लड़की स्मोक में बदल जाती है और उस सुनहरी रस्सी के अंदर समा जाती है। जाते जाते कहती है, मैं रेस्ट कर रही हूं, पैसे तुम्हें कमाने हैं, गुड लक। मास्टर चिल्लाता है, रुको, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। लेकिन लड़की गायब हो चुकी थी। उसके हाथ में बस रस्सी और 50 मिलियन का टेंशन था। बुखार और शौक के मारे मास्टर जमीन पर गिर पड़ता है। गिरते हुए लेकिन नजर मिस यू पर जाती है। वो बेहोश थी। मास्टर हिम्मत करके कहता है, मिस यू उठिए। मिस यू आंखें खोलती है। अंधेरे में एक लड़का झुका हुआ देखती है। वो डर के मारे चीख पड़ती है, भूत। मास्टर पीछे गिर जाता है और तुरंत क्लैरिफाई करता है, मैं भूत नहीं हूं, मैं ये लान हूं, न्यूमेरो गॉस्ट हाई स्कूल का स्टूडेंट। मिस यू हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लान झूठ बोलता है, मैं बस आपको जमीन पर देखा तो मदद करने आया। लेकिन फनी पार्ट तब आता है जब मिस यू कहती है, मैं बस ठंडी हवा खाने आई थी और यहीं सो गई। ये लान मन ही मन सोचता है, झूठी कहेगी, कौन घर के दरवाजे पर हवा खाते हुए जमीन पर सोता है? और तभी मिस यू की नजर ये लान के कपड़ों पर पड़ती है। वो चीख पड़ती है, तुमने पैंट्स क्यों नहीं पहनी? हेल्प! ये लान शर्म से पानी पानी हो जाता है। जल्दी से टी शर्ट नीचे करके दिखाता है, मैंने बॉक्सेस पहने हैं, चिल्लाइए मत, मुझे बुखार है। सीन के आखिरी हिस्से में मिस यू की चीख ने अपना काम कर दिया। गली के कोने से एक भारी भरकम औरत हाथ में बड़ा सा क्लीवर लिए गुस्से में झांक रही है। लगता है इन दोनों की चीख पुकार ने किसी गलत इंसान को बुला लिया है। ये लांग को महसूस हो जाता है कि खतरनाक दुश्मन चॉपर सिर अभी भी आस्था ही मंडरा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त वो अकेला है। क्याओ श्योमेन उसके साथ नहीं है। ऐसी हालत में उस शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना बेवकूफी होती, इसलिए वो फैसला करता है कि सबसे समझदारी यही है कि वहां से निकल जाए। लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। बेचारा बनकर वो अपनी टीचर मिस यू की तरफ देखता है और मदद मांगता है। मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है, मुझे हॉस्पिटल जाना जरूरी है। मिस यू नरम दिल है, वो उसकी हसरत देखकर चिंता में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मिस यू उसे सहारा देकर चल रही होती है। गहरी सांस लेते हुए वो थकी और परेशान लगती है। दूसरी तरफ ये लान एक मासूम बच्चे की तरह उन्हें देख रहा है, थोड़ा ड्रामा भी कर रहा है ताकि मिस यू उसे छोड़कर ना जाए। अगला सीन हॉस्पिटल के कमरे का है। ये लान बेड पर लेटा है, ड्रिप चढ़ रही है। मिस यू पास खड़ी है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। बेड पर लेटा ये लान उन्हें गौर से देखता है। उसे लगता है कि मिस यू अभी भी प्रिंसिपल के बारे में सोच रही है। ये लान की जलन उठती है। वो 50 साल की गंजे आदमी है। मिस यू जैसी खूबसूरत और समझदार औरत उसके लिए कि वो इतनी फिक्रमंद है। तभी मिस यू जाने का फैसला करती है। वो ये लान को हिदायत देती है, ड्रिप खत्म होने तक चुपचाप लेटे रहना, मुझे घर जाना होगा, मेरा बेटा अकेला है। यहाँ मिस यू की फैमिली लाइफ का राज खुलता है। जैसे ही मिस यू जाने लगती है, ये लान उन्हें रोकता है। वो वार्निंग देता है, पार्क वाला छोटा रास्ता मत लेना, वो हॉन्टेड है, वहां खतरा हो सकता है। उसकी आंखों में असली डर था। लेकिन मिस यू रैशनल टीचर है, वो भड़क जाती है। इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। अगर दोबारा ऐसी बात की तो टीचर्स को शिकायत कर दूंगी। बेचारा ये लान, जो सिर्फ उनकी भलाई चाहता था, चुपचाप उन्हें जाते देख रहा है। दरवाजा ठाम से बंद होता है। ये लान सहम जाता है। वो सोचता है, मैं तो उनकी मदद करना चाहता था, पर बदले में डांट मिली। लेकिन असली चिंता मिस यू का गुस्सा नहीं, बल्कि चॉपर हेड था। ये लान सोचता है, वो दुश्मन अभी बाहर होगा, क्या अगला हमला मुझ पर होगा? मजबूरी समझकर वो तकिए पर सर रख देता। जो भी हो, मैं बहुत बीमार हूं, लड़ने की ताकत नहीं है। धीरे धीरे ड्रिप का असर और हॉस्पिटल की शांत हवा उसे नींद में खींच लेती है। तभी सीन में एक सुपरनैचुरल बदलाव आता है। ये लॉन गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसके सपने में एक रोशनी चमकती है। अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, ये लॉन मास्टर। वो आवाज उसकी स्पिरिट साथी शेव की थी। बड़बड़ाता है, कौन है, सपना है या हकीकत? अचानक सपना टूट जाता है। शेव घबराई हुई आंखों के साथ सामने प्रकट होती है। मास्टर जल्दी उठिए, मिनीमार्ट बेल मुसीबत में है। ये लान झटके से उठकर बेड पर बैठ जाता है। मिनीमार्ट बेल, तुम्हारा मतलब मिस यू? उन्हें क्या हुआ? शेव सच बताती है, वो चॉपर हेड भूत जो आपका पीछा कर रहा था, अब मिस यू के पीछे चला गया है। ये लान हैरान रह जाता है, उसकी वार्निंग सच हो गई थी। वो पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? शेव शर्मा कर कहती है, मैं चुपके से बाहर गई थी देखने, और तब मुझे पता चला। फिर वो एक्साइटमेंट में कहती है, मास्टर मुझे अपने शरीर पर कब्जा करने दीजिए, हम दोनों मिलकर चॉपर हेड को सबक सिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आज नती है। शेव रियलाइज करती है, अरे दिन का वक्त है, मैं दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकती, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। ये लान शौक में चिल्लाता है, अकेले? मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, मैं भूत से कैसे लड़ूंगा?
लेकिन शैव एक रोशनी बनकर उसके रिच में समा जाती है। येलान अकेला पड़ जाता है। मजबूरी में वो हॉस्पिटल से निकल पड़ता है। ट्यूशन वाले कपड़ों में ही भाग रहा है। हीरो नहीं बल्कि एक मजबूर स्टूडेंट लग रहा है जो हीरोइन को बचाने जा रहा है। वो एक दुकान का शटर उठाता है। अंदर का नजारा खौफनाक था। मिस यू खड़ी थी, लेकिन उनके शरीर से पर्पल ऑरा निकल रहा था। आंखें काली रोबोटिक तरीके से टिश्यू पेपर निकाल रही थी। येलान समझ जाता है देर हो चुकी है। चॉपर हेड ने कब्जा कर लिया है। स्पिरिट उसके कंधे पर फुसफुसाती है। मास्टर, धूप अंदर लाओ, भूत धूप से डरते हैं। येलान पहले फोन से फोटो खींचता है, सबूत भी चाहिए। फिर शटर पूरा खोलकर नकली मुस्कान के साथ कहता है, अरे मिस यू, आप वापस आ गई। लेकिन मिस यू का जवाब डरावना था। एक आंख लाल चमक रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? येलान अंदर से डर जाता है। पकड़ गई है, चॉपर हेड का कब्जा है। वो खिड़की की तरफ इशारा करता है। मिस यू, घुटन हो रही होगी, मैं खिड़की खोल देता हूं। लेकिन पोजेस्ड मिस यू हमला कर देती है। तुम क्या कर रहे हो? दुकान के अंदर हमासन लड़ाई शुरू हो जाती है। येलान उनके हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उनकी पकड़ उतनी ताकतवर नहीं है जितनी सोची थी। स्पिरिट हौसला देती है, मास्टर यही मौका है, धक्का दो, धूप में ले जाए। येलान अपनी पूरी जान लगा देता है। डांट पीसते हुए मिस यू को दरवाजे की तरफ धकेलता है और एक आखिरी जोर के साथ उन्हें धूप में गिरा देता है। जैसे ही सूरज की रोशनी मिस यू के शरीर पर बढ़ती है, पर्पल ऑरा सिजल करने लगता है। मिस यू एक तेज चीख मारती है। सीन में एक बुरा साया एक डरावनी औरत की शक्ल में पूरी ताकत से हमला कर रहा था। पर्पल एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी। यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बुरा स्पिरिट था जो जान लेने के इरादे से आया था। नीचे जमीन पर एक लड़की बेसुध पड़ी थी। बेचारी बिल्कुल बेबस थी और लग रहा था कि अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी हो सकता है। हवा में एक तेज स्विश की आवाज गूंजती है जो हमले की तेजी दिखाती है। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारा हीरो वक्त रहने एंट्री मार लेता है। स्पिरिट डर और दर्द से चीख पड़ती है, मैं वापस आऊंगी, और धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। सीन कट होता है। नीले बालों वाला लड़का येलान सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर शांति और गंभीरता है। पर्पल एनर्जी धीरे धीरे आसमान से गायब हो रही है। हीरो ने बिना मुश्किल के लड़की को बचा लिया है। अब माहौल हल्का हो जाता है। हीरो लड़की को अपनी बातों में पकड़ रखता है ताकि वो गिर ना जाए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। बेहोश होने के बावजूद लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। येलान मन ही मन सोचता है, कल रात अंधेरे में मैंने उसे ठीक से देख नहीं पाया था। ये तो वही मिनी मार्ट वाली सुंदर लड़की है। उसके दिमाग में शरारती ख्याल आने लगते हैं। एक्शन के बाद वो सीधा रोमांटिक फैंटेसी नहीं हो जाता है। तभी लड़की को होश आने लगता है। हल्की सी आवाज करती है, आंखें खोलती है। हीरो अभी भी उसी पोजीशन में है, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे सपना देख रहा हो। लड़की के लिए सीन अलग था। उसने आंख खोलते ही देखा एक अजनबी लड़का उसे पकड़े हुए है और हे वाली स्माइल दे रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जान अभी अभी बची है। घबराहट में वो जोर से धक्का देती है और चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो? हीरो समझाने की कोशिश करता है। अपना हाथ दिखाता है जिसमें गहरे लाल खरोच के निशान है। मैडम शांत हो जाइए, आप पर अभी एक भूत का साया था, ये चोट आपने ही दी है। लेकिन अंदर से येलान सोचता है, पोजेस्ड इंसान को होश नहीं रहता। मैं ब्लफ करके निकल जाता हूं ताकि ये मुझ पर शक न करे। लड़की हैरानी से अपने हाथों को देखती है। मैंने तुम्हें करंचा, लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी यादाश्त गायब थी। हीरो तुरंत फोन निकालता है और फोटो दिखाता है। आप लाश की तरह सफेद पड़ गई थी। अगर यकीन नहीं आता तो ये फोटो देखिए। फोटो में लड़की के चेहरे पर पर्पल ऑरा और काली आंखें साफ दिख रही थी। जैसे ही लड़की फोटो देखती है, वो कांप उठती है। ये मैं हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है? हीरो डिटेक्टिव मोड में कहता है, मैडम लगता है आप सीधा घर नहीं गई थी, इधर उधर भटक रही थी। ये इलाका सेफ नहीं है, यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। लड़की शौक में भी डिफेंसिव हो जाती है। बिजली कड़कने का विजुअल इफेक्ट दिखाता है उसका गुस्सा। मैं कोई भटक नहीं रही थी, तुम बच्चे हो और अंधविश्वास फैला रहे हो। हीरो अभी समझाने ही वाला था कि तुम्हारी हालत कुछ देर पहले कैसी थी, तभी स्विश। लड़की बिजली की तेजी से फोन छीन लेती है। हीरो शौक में रह जाता है। लड़की स्क्रीन पर अपनी डरावनी फोटो देखती है और तुरंत डिलीट कर देती है। जो एक लौटा सबूत था कि वो पोजेस्ड थी, अब हमेशा के लिए गायब हो चुका है। सबूत डिलीट करने के बाद मिस यू पूरी तरह डिफेंसिव मोड में आ जाती है। करने के बजाय वो हीरो पर ही भड़क उठती है। सफाई देती है, मैं बस नींद में थी, शायद कुछ अजीब सपने देख रही थी, इसीलिए ऐसा बिहेव किया। फिर वो हीरो को डांटते हुए लेक्चर देती है, तुम एक बच्चे हो, बिना परमिशन की लड़की की फोटो लेना कितनी गलत बात है। मतलब हद है, लड़के ने जान बचाई और बदले में प्राइवेसी का लेक्चर मिल रहा है। हीरो का चेहरा देखने लायक है। मन ही मन सोचता है, कमाल है, मैंने इसकी जान बचाई और मुझे ही डांट पड़ रही है। मैं यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन ये लान दिल का बुरा नहीं है। जाते जाते मिस यू को एक गंभीर चेतावनी देता है, मिस यू संभाल कर रहिएगा, वो बुरा साया अभी गया नहीं है, वापस जरूर आएगा।
मित्सू पर गुस्सा ज्यादा हावी है। वो चीख कर धमकी देती है, एक शब्द और बोला तो यही पीट दूंगी, अब भाग जाओ। बेचारा हीरो मजबूरन भागता है। सड़कों पर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकते हुए चिल्लाता है, मैडम मैं तो बस मदद करना चाहता था, आपको समझ नहीं आता कौन भला चाहता है और कौन बुरा। थोड़े दूर निकलने के बाद एक नया ट्विस्ट आता है। हीरो के हाथ में चमकती हुई सुनहरी रस्सी है और वो हवा में किसी से बात कर रहा है। दरअसल उसके पास एक नन्हा स्पिरिट गाइड है। ये लान गुस्सा निकलता है, तेरी वजह से मैं मुसीबत में फंसा और बेकार में डांट खाई। स्पिरिट राज खोलती है, मास्टर अगर आप मित्सू की मदद करेंगे तो आपको गुड कर्मा मिलेगा। ये लान चढ़कर कहता है, कर्मा? मैं कोई साधु संत हूं क्या? स्पिरिट अपना ट्रम्प कार्ड खींचती है, गुड कर्मा से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कर्मा पॉइंट्स पैसे में बदले जा सकते हैं। बस पैसा शब्द सुनते ही ये लान का गुस्सा गायब हो जाता है। आंखें चमक उड़ती है, एटीट्यूड 180 डिग्री घूम जाता है। अरे रो मत छोटी, मैं मदद करूंगा। स्पिरिट हैरान है, अभी मना कर रहा था, अब इतना एंथुसियास्टिक कैसे हो गया? ये लान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान है। उसे लड़की की फिक्र कम, इनाम की फिक्र ज्यादा है। रास्ते में वो स्पिरिट से पूछता है, वैसे ही कर्मा पॉइंट्स पैसे में कैसे बदलते हैं? स्पिरिट कहती है, फोकस करो, पहले मित्सू को बचाना जरूरी है। ये लान रियलिटी चेक लेता है, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, घूल से कैसे लड़ूंगा? स्पिरिट हौसला देती है, आप पहले भी जीत चुके हो, आप बहुत बढ़िया हो। तारीफ सुनकर येलान शर्माता है, अरे मुझे माफ पर मत बुलाओ, मेरा नाम येलान है। तभी ये डिंग की आवाज आती है। हीरो को समझ आता है, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। उसे याद आता है कि एक वक्त था जब 10 पुशअप्स भी मुश्किल थे। अब उसके शरीर में एक अजीब सी एनर्जी है। वो टेस्ट करने के लिए स्कूल के स्पोर्ट्स ट्रैक पर पहुंचता है। मौसम साफ है, कैमरास ऑफ है, स्टॉप वॉच सेट करता है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है, वूश, बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है, ब्लर की तरह नजर आता है। फिनिश लाइन क्रॉस करके फोन देखता है, 5.95 सेकंड्स। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 9 सेकंड्स के आसपास है। ये लाइन ने उसे पीछे छुप दिया। वो फिर से ट्राई करता है, इस बार स्टॉप वॉच 2.01 सेकंड्स पर रुकता है, मतलब 100 मीटर सिर्फ 1 सेकंड में। ये लाइन शॉक में, मैं तो फ्लैश भूल गया हूं क्या? सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी रफ्तार के बाद भी उसकी सांस नहीं फूली। थकान का एक तिनका नहीं, उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों। क्या मैं सच में सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ? ये ऐलान अब स्कूल के बास्केटबॉल हॉल में है। उसके साथ सिल्वर बालों वाली लड़की भी है जो एक्साइटमेंट में उसे चैलेंज देती है। ये ऐलान, तुम कमाल के हो, यहाँ स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन लगी है, क्यों ना अपनी ताकत आजमा कर देखो। यह हैरान होता है, मैं रोज स्कूल आता हूँ, पर क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे अभी तक नहीं पता? खैर, वो हामी भर देता है। हॉल काफी बड़ा है। ये ऐलान धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ता है। वहां एक हैवी पंचिंग बैग लटका है। माहौल शांत है, बस हल्की सी हलचल की आवाज। सिल्वर हेयर वाली लड़की रेफरेंस देती है, नॉर्मल इंसान 150 पाउंड तक पंच मार सकता है। मिस्टर जाओ जो पीई हेड है, उनका पंच 300 पाउंड तक हिट करता है। अगर इम्प्रेस करना है तो 300 के आसपास होना चाहिए। ये ऐलान काम और कंपोज खड़ा है। उसके चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं। वो कैलकुलेशन करता है, नॉर्मल 150, प्रो 300, मेरी करंट एनर्जी से मैं 500 टाउन्स हिट कर सकता हूँ। कैमरा जूम करता है येलान के चेहरे पर, आंखें शार्प और फोकस्ड, बॉडी ट्विस्ट करता है ताकि पंच में मैक्सिमम फोर्स आए। ओश, हवा को चीखते हुए उसका हाथ आगे बढ़ता है। मूवमेंट इतना फास्ट था कि आंख झपकने का मौका ना मिले। और फिर बैम, पूरे स्कूल कैंपस में एक जबरदस्त बूम गूंज उठती है। माहौल हिल जाता है। कैमरा दीवार की तरफ घूमता है। पंचिंग बैग सिर्फ हिलता नहीं, बल्कि पीछे की मोटी दीवार चकनाचूर हो जाती है। वहां एक बड़ा सा गोल गड्ढा बन जाता है। पत्थर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हैं, धूल उग रही है। येलान खुद शौक में है, आंखें फटी की फटी बस टूटी हुई दीवार को घूर रहा है। सिल्वर है वाली गाइड भी बोलती बंद हो गई है। येलान के चेहरे पर डर साफ है, मन ही मन चीखता है, ये तो पागलपन है, इतनी पावर कहां से आई? लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। इतनी तेज आवाज सुनकर स्कूल का स्टाफ अलर्ट हो गया। टूटी हुई दीवार के उस पार से घबराई हुई आवाज आई, ये किसने किया? आखिर यहां चल क्या रहा है? येलान समझ गया कि अगर पकड़ा गया तो स्कूल प्रॉपर्टी तोड़ने के इल्जाम में उसकी खैर नहीं। बिना एक पल गंवाए उसने वही किया जो सबसे समझदारी थी, फुरगना। उसने अपनी साथी को इशारा किया और अगले ही पल एक तूफान की तरह हल निकल भागा, इतनी तेजी से कि हवा में बस एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। थोड़ी दूर भागने के बाद येलान एक कॉरिडोर की दीवार के पीछे छुप गया। पसीने से तरबतर बुरी तरह हाफ रहा था। उसकी सिल्वर है वाली साथी थोड़ी निराश थी, एक वॉरियर को ऐसे भागना शोभा नहीं देता। तभी येलान के कान खड़े हो गए। कॉरिडोर में भागने की आवाज, चा चा चा, और एक आदमी की परेशान आवाज, ये ना शांत हो जाओ प्लीज, बच्चे को नीचे रख दो। येलान की क्यूरियोसिटी जाग गई। वो डर भूलकर दीवार के किनारे से झांकता है। सामने का मंजर इंटेंस था। एक लड़की येन्ना अपनी गोद में छोटे बच्चे को लिए भाग रही थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। टीचर्स और स्टूडेंट्स पीछे भाग रहे थे, चिल्लाते हुए, येन्ना रुक जाओ। येलान ने ध्यान से देखा, उस औरत के चारों तरफ खौफनाक पर्पल ओरा था। उस औरत के बीच एक बड़ा बदसूरत घूल का चेहरा था, सर में घुसा हुआ क्लीवर शैतानी हंसी के साथ। येलान समझ गया ये औरत पोजेस्ड है। उसे गुस्सा आ गया।
बड़ों को परेशान करना अलग बात है, पर एक मासूम बच्चे को ढाल बनाना ये मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुट्ठी कस ली। स्पिरिट गाइड भी तैयार थी। मास्टर, इस भूत को ऐसे जाने नहीं देना। अगला पल ये लान ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल किया। वुश, वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हवा को भी काट दिया। टीचर्स और स्टूडेंट्स बस हवा का झोंका महसूस कर पाए। ये लान ने पोजेस्ड औरत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गड़बड़ हो गई। अपनी नई स्पीड पर कंट्रोल नहीं था। वो ओवरशूट कर गया और सीधा कंस्ट्रक्शन बैरियर और लोहे के रॉड से टकरा गया। स्वैंग! सीन फनी हो गया। हीरो बनने चला था, लेकिन कंट्रोल खो बैठा और धड़ाम से नीचे गिरा। ऊपर से पोजेस्ड येलान एक ऊंची छलांग लगाकर उसके ऊपर से कूद गई। हवा में उड़ती हुई निकल गई। येलान बस नीचे से हैरानी में देखा था, इतनी पावरफुल जंप कोई इंसान कैसे मार सकता है। तो दोस्तों, येलान की पावर तो बच गई है, लेकिन कंट्रोल अभी भी 0 है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए अपने कमेंट जरूर करो, ताकि पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हो नेक्स्ट ट्विस्ट के लिए। मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में, जहां येलान की नई पावर्स और उसके कंट्रोल की असली परीक्षा होगी। तब तक के लिए अलविदा।